फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सर, अनफॉर्चुनेटली शेख हसीना के जाने के बाद देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ केओस इन बांग्लादेश. मैसेकर से मैसेकर हो रहे हैं, स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज जो है, हिंदू माइनॉरिटीज बट सो अदर माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट जो है, क्रिश्चियन जो है, दे हैव बीन मैसेकर्ड. एंड आई थिंक रिसेंटली यू मस्ट हैव रेड दैट और सीन दैट कि देयर वाज अ गाय, आई थिंक दीपू चंद्र दास, ही गॉट लाइक burned alive, basically alive on roads. People were celebrating that, right? How do you see the situation in Bangladesh developing, and do you think we should intervene as a country? देखिए, जो आपने कहा है ये बिल्कुल सही है कि जो आजकल बांग्लादेश में जो वातावरण है या जो स्थिति है वहाँ पे, वो बहुत ही यानी हिंदुस्तान की नज़र से या भारत की नज़र से बहुत ख़तरनाक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है. और वो बात इसलिए हुई है कि हसीना को बाहर निकालने के बाद जो पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ बांग्लादेश में आ चुके हैं और जिनका वहाँ पे चल रहा है आजकल, जो अभी की जो इंटरिम गवर्नमेंट जो मोहम्मद चल रही यूनुस की, हाँ, मोहम्मद यूनुस की है. लेकिन मोहम्मद यूनुस तो सिर्फ ऊपर के हैं, बाकी जो काम चलाते हैं, हाँ, वो सब जमाते इस्लामी के लोग हैं. जब 1971 में जब बांग्लादेश की लिबरेशन की लड़ाई हो गई थी और बांग्लादेश दूसरा एक मुल्क और देश बन गया था, उस वक़्त जमाते इस्लामी इसके ख़िलाफ़ था कि ये दूसरा देश बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए. अच्छा. हम पाकिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए. ओके. तो ये इनका ये बैकग्राउंड है जमाते इस्लामी का. तो हमारा हेतु ये होना चाहिए कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे, अब अवामी लीग तो बहुत कम रह गई है, उनको तो बाजू में ही कर दिया है. लेकिन अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ हिंदुस्तान को, भारत सरकार को उनके साथ काम कर सकते हैं हम. ओके, मतलब लेकिन जमात इस्लामी अगर आ गई, अगर उनकी गवर्नमेंट फिर से आ गई, तो फिर वह बहुत मुश्किल हो जाता है. अच्छा. तो अब देखना है कि कब इलेक्शन होता है और कैसे इलेक्शन होता है, किस हालात में इलेक्शन होता है, किस वातावरण में इलेक्शन हो रहा है, वो हम देख ही रहे हैं. और उसका नतीजा क्या होता है ये देखना पड़ेगा. और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, लेकिन वो बांग्लादेश के आगे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. अच्छा. इज़ इट फेयर टू से सर कि वहाँ पे भी ऐसे चल रहा है कि जो भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बन के दिखाएगा, दे माइट हैव अ बेटर शॉट ऑफ विनिंग जो भी फरवरी में इलेक्शन है वो. इज़ इट फेयर टू से? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है. अच्छा. मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो शांति चाहते हैं. वो अपना रोज़ी रोटी का कैसे कमाना है वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं. उसकी वजह से उनको एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, जो साधारण सा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होगा, वो चाहते हैं. लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो वो चाहते नहीं हैं. सो आई थिंक गवर्नमेंट का भी वही स्टांस लग रहा है कि दे आर जस्ट वेटिंग की और हाउ द डाइस विल फॉल. बट पॉइंट इज़ दिस, दैट वी हैव टू होप दैट द आर्मी एंड द पुलिस विल इंश्योर, एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ऑफ कोर्स विल इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अगर वो हो जाए, अगर आम जनता, आम पब्लिक जो अमन चाहती है, जो साधारण वातावरण चाहती है, अगर वो वोट डाल सके, तो मेरे ख्याल से जो भी सरकार आती है वो इस सरकार लेवल की सरकार से बेटर रहेगी. ऐसा मेरा मानना है. मेरी सोच है ऐसी. सर, लेकिन जो वीडियोस बाहर आए हैं वहाँ से रिसेंटली, एंड बस इंडियन एम्बेसी की बात, इंडियन एम्बेसी पे भी उन्होंने ट्राई किया था अटैक करने का, राइट? एंड आपको मैंने वो दास का तो एग्जांपल दिया ही. उसके अलावा भाई जो न्यूज़ चैनल ने उनको सपोर्ट किया था व्हेन आवामी लीग वाज थ्रोन आउट, दे आल्सो बर्न डाउन देयर ऑफिसेस. एंड ये जो लोग थे, दीज आर नॉट योर सो कॉल्ड टेररिस्ट, राइट? ये काइंड ऑफ आर्मी लोग बोल सकते हैं इन अ वे, मे बी मोर रेडिकलाइज, राइट? सो ये सब
ध्यान रख के भी आपको लग रहा है कि देयर विल बी अ फेयर इलेक्शन एंड कोई मॉडरेट पार्टी आएगी? नहीं, वो अब देखने लायक होगा, यानी देखने की एक चीज़ है कि फेयर इलेक्शन होते हैं, पूरी जनता इलेक्शन में जाके वोट दे सकती है, यानी ये सब अब देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका ये जो कहना है ये बिल्कुल सही है कि जो अभी की जो इन चार्ज जो इंटरिम गवर्नमेंट जो है और उनके जो बंदे हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो इस दिमाग के हैं और इस सोच के हैं कि इस्लामियत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी है। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो आम जनता है बांग्लादेश की, वो तो अमन चाहती है। वो चाहते हैं कि यार हमारा रोज़ी रोटी कैसे आएगा, कल का सोचना है, बच्चों का सोचना है, तो उसमें लगे हुए हैं। स्पीकिंग ऑफ दैट, जो भी बांग्लादेश में हुआ, मतलब शेख हसीना को निकालने के वो इवेंट प्लस उसके बाद से I think China has played a lot of part in that. And since you were ambassador to China, what's your opinion on this? कि चाइना का क्या रोल है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में आज? हाँ, नहीं देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई दूसरा देश, चाइना हो या अमेरिका हो या भारत हो, उसका जो अंदरूनी जो बांग्लादेश में जो चल रहा है उसका कम हाथ है। हाथ ज़रूर हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ जो भी हो रहा है वह बांग्लादेश की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात चल रही है। शेख हसीना को निकालने का काम, फिर उसके बाद जो अभी जो सरकार है, उनकी इंटरिम सरकार, उसका जो रवैया है और उसके जो उन्होंने जो किए हैं पॉलिसीज़ वगैरह, वो बांग्लादेश के अंदरूनी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और ये हमेशा से था। और इसलिए मैंने आपको बताया कि जमाते इस्लामी का 1971 में भी रवैया ऐसा था कि पाकिस्तान से अलग नहीं होना है, हमको पाकिस्तान के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान ही रहना चाहिए। ये बांग्लादेश ये अलग जो कंट्री हो गई थी उस वक़्त 1971 में, उसके खिलाफ थे ये। लेकिन ऑल्सो इट्स वेरी आयरॉनिक, क्योंकि उनका बंटवारा ही वो चीज़ की वजह से हुआ था कि इवन दो दे वर मुस्लिम्स बट दे वांटेड अ नेशन बिकॉज उनके ऊपर अन्याय हो रहे थे बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। सो इट्स वेरी आयरॉनिक कि इतने 30-40 साल में हाउ 50 साल में हाउ टेबल्स आर टर्न्ड। निखिल, जो आप कह रहे हैं वो सही है, हाँ, लेकिन एक और भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो शायद आपने पढ़ी नहीं होगी। 1970 में अनडिवाइडेड पाकिस्तान, यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों, यानी एक ही मुल्क था, एक ही इलेक्शन, लेकिन दो हिस्से थे। हाँ। तो 1970 में इलेक्शन हुए थे, फ्री फेयर फ्रैंक इलेक्शन हुए थे। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ पे ज़्यादा लोग थे, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ पे शेख मुजीब जीते थे। और शेख मुजीब को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ज़्यादा सीट्स आए थे, तो हक से शेख मुजीब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए थे। हाँ। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने ये होने नहीं दिया। और तब से 1970 से ये जो हालात ईस्ट पाकिस्तान में थे वो बिगड़े जाते हुए फिर 71 में जो हुआ और फिर जो लड़ाई हुई और बांग्लादेश का जन्म जो हुआ वो हो गया था। तो इसके जड़े जो हैं वो पहले से हैं। 1970 का जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि जो पंजाबी लोग थे वेस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने इनको जो बंगाली पाकिस्तानी थे उनको अपना हक नहीं होने दिया, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया। बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको मना कर दिया कि आप पीएम नहीं बन सकते हैं। मुजीबुर रहमान नाम था उनका, सिचुएशन मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के फादर थे। हाँ, करेक्ट। और फिर उसके बाद तो जो हालात हैं जो आज के बांग्लादेश में या ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में, वो बिगड़े गए। और फिर 1971 में जो हुआ वो सब हो गया। सर, स्पीकिंग ऑफ 1971, जब शेख हसीना को शी वॉज थ्रोन आउट बेसिकली, राइट? तो जो उससे पहले प्रोटेस्ट हुए थे, वन ऑफ द, क्योंकि यू सेड स्पेसिफिकली दैट इतना फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं था जितना मे बी अभी दिखाया जाता है, वॉट एवर, राइट? बट जब उसको निकाला गया था, वन ऑफ द प्रोटेस्ट विच लेड टू हर थ्रोइंग आउट एसेंशियली वॉज कि 1971 में जो वॉर हुआ था उसमें जो वेटरन्स थे जी,
वेटरन्स के जो आगे का जनरेशन है दे वर सपोज टू हैव अ कोटा एंड आई थिंक शेख हसीना वाज गोइंग टू इंक्रीज जो कोटा है जी। एंड उसके ऊपर से ये सब हुआ. जी डू यू थिंक कि वो मतलब इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ रीजन कि देश में इतना होना चाहिए विदाउट एनी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट? इसलिए मैंने आपको पूछा लेकिन कि एक मुद्दा हुआ था वो, हाँ. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ. सही फरमा रहे हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन या पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था बांग्लादेश में, इसमें कोई शक की बात नहीं है. लेकिन उसमें सिर्फ शेख हसीना का हाथ नहीं था, जो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का हाथ भी था, क्योंकि उन्होंने भी एक रूलिंग दी थी इस मुद्दे पे. तो जो रिजर्वेशन इन ऐसे लोगों को दिए जाते हैं वहाँ पे, वो थोड़ा बढ़ाने का बात चल रही थी, प्रस्ताव था, बात चल रही थी, कोर्ट ने एक ओपिनियन दिया था. तो और ये एक मुद्दा हो गया था. और जो स्टूडेंट्स आए थे और जिन्होंने जो वायलेंस वगैरह जो शुरू हो गई थी, उसमें इन लोगों का बड़ा हाथ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है. देखिए, ऐसा है कि बाहर से कभी कभी पैसा आता है या ये आता है, बट मेन अंदर का होना चाहिए. तो मैं समझता हूँ कि किसी और ने मदद थोड़ी बहुत की होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जो भी होता है वो उस देश के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से अच्छा, ओके. मतलब आग पहले से थी काइंड ऑफ, एंड उन्होंने फ्यूल डालने का काम फ्यूल थोड़ा डाल दिया होगा. अच्छा. और वो भी थोड़ा सा मोस्टली चाइनीज और आल्सो अमेरिकन्स. इट कुड बी. अब आई कांट टेक एनी कंट्रीज नेम. हाँ, ओके. लेकिन बाहर से हो सकता है कि किसी ने फ्यूल डालने का या थोड़ा उसको और बढ़ाने के लिए किया होगा. अच्छा, हो सकता है. मे बी आई डोंट नो. मतलब जैसे मैंने अभी उसके बाद देखा हुआ है कि चाइनीज़ हैव इन्वेस्टेड अ लॉट आफ्टरवर्ड्स. दे आर ट्राइंग टू बिल्ड पोर्ट्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राई टू फंड बांग्लादेश एंड उनका जो एक सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, मोर वेरी मच क्लोजर टू द इंडियन बॉर्डर. एंड रिसेंटली एक न्यूज़ आया है, रिपोर्टली यू मस्ट हैव सीन दैट एज वेल, कि अबाउट 10-15 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलगोरी कॉरिडोर एक ओल्ड बेस था. दे आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट बेस, द चाइनीज. सो दे मस्ट हैव long-term ambitions in Bangladesh, right? China has been doing a lot of development projects in Pakistan, in Bangladesh. Also in Pakistan, but also in Bangladesh. हाँ. Or China has been working closely in the military area also with Bangladesh. But you have to also keep in mind कि इंडिया ने भी बहुत सारा किया है पिछले 20-25 सालों में, या 71 से भी. अगर आप we have sent them a lot of aid. We have done a lot in Pakistan, in Bangladesh, including in area of building bridges, building roads, building railway tracks, having better connectivity. तो वो तो हमने भी किया हुआ है. तो अब उनका मिलिट्री अगर कुछ हो वो तो देखना पड़ेगा. बट आई हैव अ फीलिंग दैट चाइना कैन डू व्हाट दे वांट, बट इंडिया विल आल्सो टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर ओन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आवर ओन नेशनल सॉवरेनिटी. इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिससे मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हम संभाल नहीं सकते हैं. अच्छा. डिस्पाइट वो जो एरिया है, मतलब इट्स कॉल्ड चिकन नेक फॉर अ रीजन, राइट? बिल्कुल. तो डिस्पाइट ऑफ दैट यू थिंक वी हैव इनफ टू? एब्सोल्युटली. अच्छा, वेरी मच. ओके. एंड जो भी वहाँ पे अभी अनस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ एंटी इंडिया सेंटिमेंट. आई रियली डोंट फील लाइक दैट इज़ वेरी नेचुरल. आई फील लाइक कि देयर इज़ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट देयर, कि एक काइंड ऑफ जैसे भी जो उमर हदी वाला चीज़ हुआ, उसमें भी वी वर इमीडिएटली ब्लेम कि दिस इज लाइक वी डिड, लाइक हमारे जो शूटर, मतलब हमारे एजेंसी में से लोगों ने उनको मारा है करके डायरेक्टली, राइट? सो ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, डू यू थिंक इट्स नेचुरल या फिर इट्स फ्यूल्ड बाय समवन? सो जैसे मैंने पहले भी कहा था निखिल, कि जो मुझे लगता है, और आपको भी ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बांग्लादेश में जो ये फीलिंग नहीं रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे, स्पेशली अभी की पॉलिटिक्स जो चल रही है, और अभी के जो लोग इन पावर है, इन ऑफिस है, गवर्नमेंट में है, सरकार चला रहे हैं, वो ज़रूर ऐसे सोचते हैं. एवरी कंट्री जो भी डोमिनेट करते हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, जो भी सीज कंट्रोल करता है मोर और लेस, और जिनको अच्छा एक्सेस है, आई थिंक दे टेंड टू कंट्रोल द वर्ल्ड एंड ट्रेड बेटर. China is stuck because they only have South China Sea, which is Pacific Ocean essentially, and also वो भी surrounded by US allies, right?
and that's why they have started a lot of infrastructure projects in Myanmar as well, even though there's also a lot of political instability there. And obviously Pakistan as well with the जो उनका port है, Gwadar port, right, if I'm not wrong. So ये plus you also have been in ambassador to Bhutan, if I'm not wrong, right? So is it fair to say that they're kind of trying to encircle us, not to maybe take something, but maybe to protect their own interest? So, my reaction to that question will be that, China does these kind of things, building ports, building roads, building railways, sending their goods to all parts of the world. So, इस टाइप की जो आपको नज़र आ रही हैं कि बांग्लादेश में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, म्यांमार में करते हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, वो बाकी देशों में भी करते हैं, ग्रीस में करते हैं, यूरोप में करते हैं, साउथ अमेरिका में करते हैं, अफ्रीका में करते हैं, बाकी एशिया में करते हैं, तो हर जगह करते हैं क्योंकि उनकी इकॉनमी अब उस साइज़ की हो गई है, उस लेवल की हो गई है. तो जो सवाल आपने पूछा था कि आई डोंट थिंक दे आर डूइंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर टू एनसर्कल अस, बट they are doing it all over the world and they are doing it in our neighboring countries also. But so sir, there's a difference. ये यहाँ पे है, वहाँ पे है. But I'll tell you one difference उनके Belt and Road Initiative में जो भी वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, जी, जो हमारे अराउंड के कंट्रीज हैं, जी, उधर जो डेवलपमेंट हुआ है, इट्स ऑल्सो इकोनॉमिकल बट कैन बी ऑल्सो यूज मिलिटरली, वेयर दैट्स नॉट द केस लेट्स से व्हेन दे डू इट इन यूरोप और व्हेन दे डू इट इन अफ्रीका में तो डू इट फॉर मिनरल्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. श्योर. सो ये डिफरेंस मुझे लगता है कि दैट इज़ मोर. एक और आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जाती है, उनके लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे बसते हैं. अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में हो. इंडिया ऐसे नहीं कर रहा है. इंडिया के लोग जाते हैं, लेकिन अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहाँ पे बसते हैं, वहाँ अपने स्किल्स को लेके जाते हैं और उनको वो रह जाते हैं. लेकिन चाइना क्या करती है, यानी चाइना का क्या हिसाब है कि वो इन्वेस्टमेंट करती है और फिर अपने लोग भी भिजवाते हैं जो वहाँ पे बसते हैं. वो लिव देयर एंड बिकम लॉन्ग टाइम सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री. अच्छा, ओके. So that is one thing which is different. Which is different. Do you think we should do the same? No, I don't think we should do the same. See, देखो ऐसा है कि India has lots of manpower and we have skilled manpower. तो वो skilled manpower बाहर तो जाती है because there is not enough employment in India for all of them. तो जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, I think. And the government is also now helping them by, government of India is now entering into mobility agreements with many countries, especially Western countries, so that the population can be mobile. कि हमारे लोग वहाँ जा सकते हैं, रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसा वापस भी भिजवा सकते हैं और जब भी उनका काम हो जाए, से 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष के बाद वापस भी आ सकते हैं. अच्छा. सो ये मोबिलिटी एग्रीमेंट्स भारत सरकार अब पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में शुरू किए हैं. ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो रहे थे पहले, वो भी बहुत अभी ईजी हो गया, ट्रैवल टू मल्टीपल कंट्रीज. बिल्कुल. ट्रू. सर, आपने चाइना में टाइम सर्व किया अच्छा खासा. आई पर्सनली ऑलवेज वंडर्ड वन थिंग अबाउट चाइना, मे बी आई डोंट नो, मतलब आपको शायद किसने पूछा भी नहीं रहेगा ऐसा क्वेश्चन, कि इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, बड़े बड़े नेशन में वी सी टेररिस्ट अटैक्स या इंसर्जेंसीज, सम काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी की जो यूजुअली ग्लोबली भी दिखती है, बट चाइना ईदर नथिंग लाइक दैट एवर हैपन्स या फिर वो बाहर कभी आता नहीं है. Excluding what happens with Uyghur Muslim, जो let's keep that aside, but उसके अलावा, so why do you think, मतलब are they really that protected या फिर बाहर नहीं आता है चीज़? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया था, बट आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि some years ago, अभी की बात नहीं है, पिछले से 2020 के बाद अच्छा नहीं है, लेकिन उससे पहले 2010 और 2020 में के दौरान 10 साल में काफ़ी नाइफ अटैक्स हुआ करते थे और वो इसी वजह से हुआ करते थे कि उइगुर के लोग जो है, जो वहाँ का प्रोविंस है, मुस्लिम्स, वो आके दूसरे शहरों में करते थे. सो नाइफ अटैक्स हुए हैं, शूटिंग और बॉम्बिंग इतनी बड़ी बात नहीं हुई है. और वो इस वजह से हुई है कि नहीं हुई है कि चाइना इज़ अ वन पार्टी स्टेट and it is almost like a police state. हाँ, authoritarian. हाँ, completely authoritarian और police state. और जो
चाइना के गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और लोगों के बीच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह का कुछ है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट विल डिलीवर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स टू इट्स पीपल विच इट हैज़ ओवर पास्ट 30-40 years. In return, Chinese people will not talk about politics. So वहाँ के लोग जब आप बात करना चाहेंगे या उनसे जब बात करेंगे वो बाकी सब कुछ के ऊपर बात करेंगे. वो तो अब आजकल बड़ी हिंदी मूवीज़ भी वहाँ जाते हैं. हिंदुस्तान के बॉलीवुड के मूवीज़ भी जाते हैं. आमिर खान इज़ अ वेरी पॉपुलर फिगर इन चाइना. तो आमिर खान के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में या इंडिया और चाइना के बारे में या बुद्धिज़्म के बारे में वो बात करेंगे. आप अगर पॉलिटिक्स पे आ गए तो वो चुप रहेंगे. डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कि चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. आप लोग इलेक्शन नहीं कर सकते हैं. हम देखो हम हर 5 साल हमारा जो केंद्र सरकार है उसके लिए हम वोट देने जाते हैं. देखो कितनी लाइंस होती है. तो आपके यहाँ ये सब नहीं है. तो वो चुप बैठेंगे. वो इस मामले में कभी पढ़ते ही नहीं है बिकॉज that is the social contract between Communist Party and people of China. हाँ, correct. And they have been delivering continuously improving living standards. मैंने देखा है. मैं सबसे पहले जब चीन गया था, बीजिंग को मैं गया था. बीजिंग के साउथ ऑफ चाइना में भी गया था. ग्वांगझो में भी मैं गया था. और लेकिन सबसे पहले मैं 1987-88 में गया था. अच्छा, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? नॉट बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. वो शुरू हो गया था. शुरू हो गया था बट इतना प्रोग्रेस नहीं था. उस वक्त तो मैं ये बताता हूँ आपको कि जो बीजिंग का एयरपोर्ट था, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया था. बीजिंग का एयरपोर्ट उस वक्त के नई दिल्ली में जो एयरपोर्ट था उससे छोटा था, उससे कम था. यानी इंडिया का एयरपोर्ट बढ़िया था. अब तो बात बदल गई है. बट सो मैंने चाइना को 1988 से लेकर 2018-19 और अभी भी देख रहा हूँ. तो 90s में बहुत फ़र्क आ गया चाइना में. लेकिन 80s में चाइना रिलेटिवली लोअर यानी बैकवर्ड ही था. डेवलपिंग. इंडिया और चाइना एक साथ ही थे. अच्छा, उनका जो मिलिट्री पावर है, राइट, जैसे आपने बोला कि दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड. दे ऑल्सो एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ देयर आर्म्स वगैरह बहुत सारा वो करते हैं. एंड उनका नेवी इज एक्चुअली कैन गो एटलीस्ट ऑन पेपर can go toe to toe with US Navy in terms of numbers I'm talking about, right? Also soldiers as well, more or less, right? Sure. In reality, because I really feel कि US की military is one of the greatest because they have always been in war. Correct. Right? For ever since their independence, specifically last 100 years में they have been on war, right? Correct. Chinese on the other hand haven't. At least till last 50-60 years. ना हमारे से हुआ 62 में, उसके बाद में there haven't been any kind of big war with them, right? How good China or how bad rather, whatever it is, right? Chinese military is, their equipment is, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, lot of the Chinese planes and their equipment didn't do what they were supposed to do. उनका in fact just for after that उनका जो एक्सपोर्ट का ये था वो भी डिप हुआ था because people saw कि they are not as good as their advertising. How good is the defense there? So you're right कि Chinese military and military power has grown in these last 40 years. Their economic power has grown and military has also grown. हर साल वो military budget उनका जो है वो मेरे ख्याल से कम 8 से 10% बढ़ता जाता है. हर साल. Every year military budget is increased by 8 to 10% in the last 40 years. Wow. सो उसका असर तो आपको नज़र आता है. उसका असर आप देखते हैं कि दे हैव बेटर इक्विपमेंट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इट ऑन देयर ओन, दे हैव अ बिगर आर्मी, दे हैव अ मोर वेल ट्रेन्ड आर्मी. ऑल द लीडर्स ऑफ चाइना हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक आर्मी विच इज़ प्रोफेशनल. अभी के जो लीडर है शी जिनपिंग, वो भी कहते हैं कि ही इन अ पब्लिक स्पीच इन 2019 ही सेड आई वांट अ आर्मी विच कैन फाइट. तो कोशिश वही उसी डायरेक्शन में है. कोशिश वही चल रही है कि दे नीड अ आर्मी विच कैन फाइट. एंड यू आर राइट दैट दे हैव नॉट बीन टेस्टेड इन वॉर फॉर लॉन्ग टाइम. तो कैसे परफॉर्म करेंगे वगैरह वो देखना पड़ेगा. लेकिन बिकॉज आई हैव सीन मैनी चाइनीज़ मिलिट्री यूनिट्स,
उसमें भी ऐसा है कि कुछ यूनिट्स आर नॉट एज कॉम्पिटेंट एज अदर्स, बट देर आर सर्टन विच आर क्रैक ट्रूप्स. भारत में भी ऐसा है, हिंदुस्तान में भी ऐसा है. इंडियन आर्मी में यू हैव सम troops which are crack troops. Everyone who was used in Kargil were the best of Indian Army. क्योंकि सिर्फ वो कर सकें, हाँ. जो चढ़ना है और फाइट करना है और उसको जीतना है, वो तो सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं. सो यू हैव some who are very very good and there are other units which are not that good. So Chinese army में भी ऐसा ही है. Indian army is also like US army. जैसे आपने कहा, US army has always been in war. Indian army has always been at war. True. Whether it is fighting against terrorism or fighting against other countries. Insurgency ये तो हमेशा ही चलता है. So Indian troops are very very competent. तो आई थिंक यू नो वी अगर वो स्थिति आ गई, वो अगर हालात हो गए, तो आई थिंक वी विल गिव अ गुड अकाउंट ऑफ आवरसेल्व्स. बट आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर अस नॉट टू गेट इनटू अ वॉर इफ वी कैन, because it will only impact our economy, and today we have a smaller economy than China's. तो पता नहीं आपको अगर फिगर्स पता है कि, एंड आई लुक एट इट नॉट इन जीडीपी टर्म्स, मैं जीडीपी ही देखता हूँ, बट नॉट इन डॉलर टर्म्स. एक होता है परचेसिंग पावर पैरिटी. तो हाल ही में आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया है कि 2025 साल में किन देशों का जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी कितना है. तो उसमें नंबर 1 है चाइना. $40 ट्रिलियन की जीडीपी है उनकी इन पीपीपी टर्म्स, परचेसिंग पावर पैरिटी. सेकेंड इज यूएसए विथ $30 ट्रिलियन. बट यू हैव टू लुक बिलो दैट. थर्ड इज इंडिया विथ $18 ट्रिलियन. इंडिया की परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड से जो अगर जीडीपी आप कैलकुलेट करेंगे तो $18 ट्रिलियन की है. So you can see that we are in range with these other countries. ज़रूर उनसे थोड़ा बहुत ही कम है, लेकिन उस रेंज में है. फोर्थ इज रशिया विथ $7 ट्रिलियन. मैसिव डिफरेंस उसमें भी. हाँ, तो बात यह है कि द वे आई लुक एट इट, देयर आर 3 countries which are going to shape the future of the world, and they are the top 3 countries today, which is China, US and India. अच्छा, आई थिंक सर मेरा एक ओपिनियन है चाइना के बारे में. आई रियली फील कि उनके कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है, बट दे लाइक टू प्रिटेंड दैट दे हैव काइंड ऑफ लाइक अ सॉफ्ट पावर. जैसे अभी आपने केस सुना रहेगा रिसेंटली, देयर वाज अ गर्ल born in अरुणाचल, right? शंघाई में उसको रोक लिया and they basically ट्रांजिट कर रही थी and they basically said it's not, अरुणाचल प्रदेश is not a real territory, right? But उससे पहले ही we were in a SEC summit, right? And we were हमने joint statement तो sign नहीं किया था, but we were together and people thought कि relations are getting better. We started direct flights to Shanghai again, I think, or Beijing rather, one of the two. But after that, this kind of thing happens, right? So do you think that we can trust China for long term? Obviously, they will always look out for their own interests. I get that. But जैसे रशिया और हम भी दोस्त हैं, we can count that they will not backstab us, right? More or less. Can we do the same thing with Chinese, or you think that's not a reality? No, see, between countries, between nation states, there's no question of trust. So you shouldn't trust anyone. I would say you should not even trust USA or Russia or whatever. But you are right that we have to be able to work with them on some things. With some countries you will work more, like Russia, even US we are working more. With China we have bare minimum का चल रहा है. So we will have to continue doing that, and we will have to ensure that जो भी समझौते हो जाते हैं, जो भी agreements हो जाते हैं दोनों देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, that they will stick by those agreements and they will implement those agreements. So हमको trust नहीं करना चाहिए, but verify ज़रूर करना चाहिए. रोनाल्ड रेगन ने कहा था, trust but verify. So I would say don't need to trust, but you must verify कि agreements इम्प्लीमेंट होंगे. अग्रीमेंट जो हमारे दोनों देशों के बीच में हो चुके हैं वो आप करेंगे और उससे उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे. But do you think China have territorial ambitions? No, they keep claiming that the whole of Arunachal Pradesh is theirs, and we say whole of Arunachal Pradesh is ours.
So They देखते also do हैं that with कहाँ South East Asian countries as well. they right? do it for South China Sea. South China So they Sea, have waters some, mostly. they have waters. They say the whole of South China Sea is That- China's हाँ, ocean. तो बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे फिलीपींस है, जैसे इंडोनेशिया है, वो तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। वियतनाम भी है, हाँ वियतनाम भी होता है। पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी इज आर्स ऑल्सो, बिकॉज हम भी हैं लिटोरल स्टेट्स वगैरह। करेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई हैव अ फीलिंग दैट you know, if at all China replaces USA as the preeminent power in the world, military, economic वगैरह, it'll be a much more difficult world than it is today. हम तो अभी ट्रम्प के साथ हम हैरान हो गए, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर चाइनीज़ हो गए प्रीएमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड और यूएस का स्थान उन्होंने ले लिया, तो बाकी देशों को, इंडिया इंक्लूडिंग, और भी मुसीबत हो जाएगी। अच्छा। और भी दिक्कतें हो जाएगी, और भी मुश्किल हो जाएगा। These days, right, it's very easy to criticize US. बट आई रियली फील कि ट्रम्प अभी जो कर रहा है, ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट ने भी सेम चीज़ की, बट दे वर नेवर रियली वोकल अबाउट इट, राइट? बट बिकॉज ट्रम्प इज़ वेरी वोकल, उसके पॉलिटिक्स से वैसे रहे हमेशा से। बिल्कुल, और उनके वो इंटरनल इश्यूज है, इंटरनल इश्यूज है, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज है, जैसे कि इमिग्रेशन। हाँ, इतना अनऑथराइज्ड और इलीगल इमिग्रेशन हुआ था यूएस में, जो अंडर बाइडन एंड बिफोर दैट ऑल्सो, इतने सालों से। तो उसका एक पुशबैक आ गया है, तो वो तो थोड़ा तो उनको करना पड़ेगा। एनी प्रेसिडेंट विल हैव टू डू। करेक्ट, प्लस अ लॉट ऑफ डेट एज वेल, लाइक अबाउट 36 ट्रिलियन। डेट की बड़ी प्रॉब्लम है, आई थिंक। बट यू स्टिल से कि दे आर स्टिल अ बेटर अल्टरनेटिव देन अ चाइनीज हेजेमोनी? नो, इन फैक्ट आई हैव निखिल, आई हैव आल्सो रिटन अबाउट दिस। अच्छा। कि ये 3 देश जो हैं, ये मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, मेन पावर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। चाइना नंबर 1, यूएस नंबर 2, इंडिया नंबर 3। मुझे लगता है कि नंबर 2 और नंबर 3, यूएस और इंडिया, हैव टू वर्क क्लोजली टुगेदर इन ऑर्डर टू बैलेंस चाइनीज पावर, सो दैट चाइना विल नॉट बिकम प्रीएमिनेंट पावर ऑफ द वर्ल्ड। वाह, ओके। सो मैं तो देखता हूँ, और जो भी लोग कहेंगे अरे लेकिन आप, दैट इज नॉट अ पॉपुलर स्टेटमेंट टू मेक। नो, इट्स नॉट अ पॉपुलर स्टेटमेंट, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ट्रम्प ने जो रवैया लिया है, जो पॉलिसीज उन्होंने ली है, तो लोग थोड़ा घबरा भी गए हैं और नाराज भी हुए हैं। बट इन लॉन्ग टर्म, इफ यू लुक एट इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट फॉर इंडिया एंड यूएसए टू वर्क क्लोजर टुगेदर in order to balance number 1, which is China. अच्छा, okay. You quoted the 40 trillion wala term, right? जी. But this is also true that Chinese have a lot of power with these global institutions like IMF. जी, right? कोई. And also United Nations as well. And जो भी global or rather globalist जो चीज़ है, उसमें Chinese do play a part. So can we really trust that number जो 40 trillion का है? No, we can trust 40 trillion because it is यानी IMF के statistics हैं, उन्होंने एक scientific calculation करते हैं, तो we can trust that figure and it broadly encapsulates, यानी जो उसके picture जो आता है वो broadly correct है। लेकिन बात यह है कि who is growing at what rate, that is important. Okay. So मैं तो कहता हूँ कि India has been growing at GDP rate of 6.5% per year for the last 10 years or so, maybe 12 years, maybe 15 years. We should not be satisfied with this. We have to grow faster. We have to grow at 8%, 9%, maybe even 10% GDP growth per year in order to reduce the gap with both USA and China. Only if we are able to grow for a long period of time, say 25 years at 9 or 10% per annum, we will reduce the gap between us and China. and USA also. And that is very important. वो कैसे करना है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज हाल ही में जो भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं, जैसे कि लेबर कोड्स का आ गया है, जैसे कि GST रिलैक्सेशन और कमती हुआ है, जैसे कंजम्पशन को बढ़ावा देते हैं, ये सब सही है, लेकिन प्रोडक्शन साइड को भी हमको देखना पड़ेगा. वील हैव टू मैन्युफैक्चर मोर इन इंडिया. जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है. जो की आइटम्स है वो मेक इन इंडिया ही करना चाहिए.
अच्छा और अगर वो हो सके तो देन इंडिया विल बिकम मोर पावरफुल एंड ऑल्सो वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सिक्योरिटी अच्छा मच बेटर. eventually want to decouple from the Chinese No, we manufacturing. need not decouple, but we I don't think need it's even to. possible. I don't think it's possible in today's world. But देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया बड़ा ये है, लेकिन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो सब चाइना से, 70% चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं. जबकि पूना में एक हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स नाम की कंपनी थी, वो APIs जो है वो सब कुछ यहाँ पे बनाती थी पूना में, और बाकी हिंदुस्तान की भी कंपनियाँ थी. लेकिन चीप चाइनीज़ इंपोर्ट्स की वजह से वो कंपनी बंद हो गई है. अच्छा उसको दोबारा स्टार्ट कैसे करना है, उसको कॉम्पिटिटिव कैसे बनाना है, उसको प्राइस कैसे कम करना है, ये सब हमको अब इस पे ध्यान Figure out देना करना चाहिए. पड़ेगा. फिगर आउट करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा अच्छा कि ये, क्योंकि APIs हम हमेशा चाइना से या किसी और नहीं देश कर से सकते. इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं. सही बात है. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे हैं इंडिया में, स्कूटर भी है, मोटर बाइक भी है और कार्स भी है. उसके लिए वो जो क्रिटिकल मिनरल्स जो इस्तेमाल होता है वो तो हिंदुस्तान में बन ही नहीं रहे हैं. चाइना वो से आते हैं बाहर से हम बाहर इंपोर्ट से कर आते रहे हैं, मेनली चाइना से. एंड अफ्रीका. तो वी हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दीज क्रिटिकल Self-reliance. टू बी मेड इन इंडिया, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट. अच्छा इंपोर्ट आप करिए, लेकिन इतना ना इंपोर्ट करें जो 70% आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. अच्छा. तो ये मेरा कहने का मतलब है. आई थिंक सर आप ग्रोथ की बात कर रहे थे. आई थिंक जो चाइनीज़ मॉडल रहा है, आई डोंट थिंक, माई पर्सनल ओपिनियंस, आई डोंट थिंक दैट मॉडल कैन एवर वर्क इन इंडिया बिकॉज चाइना इज़ अ होमोजेनस सोसाइटी, राइट, वेर पीपल शेयर सो मेनी interests, right, where in India kind of everyone is pulling strings in their own way, right? करेक्ट. Plus we don't have that authoritative control जो उनका CCP का रहा है बाहर से. बिल्कुल. For even from the time Mao Zedong के टाइम से, even though it led to a lot of massacres inside the country, वो तो अलग बात हो गई, but I don't think that model can be replicated. What model can be वो growth? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि वी शुड नॉट थिंक ऑफ चाइना ऑल द टाइम, बिकॉज वी कैन नॉट रेप्लिकेट व्हाट चाइना इज़ एंड व्हाट चाइना हैज़ डन. और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री. हर 5 साल हमारे केंद्र सरकार को हम इलेक्ट करते हैं, कभी इस पार्टी होती है, कभी वो पार्टी होती है. चाइना में वो वैसा नहीं है, एक ही पार्टी है, वो हमेशा चलाती है, और उनके लीडरशिप के लिए कभी कभी स्ट्रगल होता है, लेकिन वो अलग बात है. पार्टी तो एक ही है, एजेंडा भी एक और ही जो भी पार्टी कहती है वो होता है वो चाइना में, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है. True. तो उसकी वजह से चाइना इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. मुझे लगता है कि इंडिया में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हमारे लोग हमारे ताकत है. आवर पीपल आर वेरी केपेबल, आवर पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट. So we have to use the capabilities and the abilities of our people to move this growth rate from 6.5% to say 9% या 10% या जितना भी हो सके. उससे ज़्यादा भी हो सके तो अच्छी बात है. But we have to give freedom to our people, of course within bounds. हाँ. यानी regulatory framework तो होना ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा freedom देना चाहिए to start their own companies and so on, to do business. Pro business. आजकल हम कहते हैं doing business in India has become easier. ज़रूर easier पहले से के हिसाब से हो गया है, लेकिन इतना भी easy नहीं हुआ है जितना सिंगापुर में हो, या जितना यूरोप में हो, या जितना US में हो. हमको उस तरफ का, यानी उस तरह का बनना है. वी हैव टू मेक इट ईजियर टू डू बिजनेस इन इंडिया फॉर एनीवन, फॉर यू, फॉर मी, फॉर एनीवन इन. देखिए, लोग कहते हैं कि इंडिया में बिज़नेस अगर शुरू करना है, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है, आपको कम से कम 15-20 दिन लगेंगे. वो ये साइन करो, वो साइन करो, ये क्लियरेंस ले लो. वो लोग कहते हैं कि यही चीज़ सिंगापुर में 2 या 1.5 दिन में हो जाती है. तो इट शोज़ हाउ इजी इट इज़ टू डू बिजनेस इन सिंगापुर एंड हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इन इंडिया. तो अगर हमको, ठीक है 1.5 दिन नहीं, अगर 2-5 दिन में हो जाएगा तब भी अच्छी बात होगी. इट विल बी ईजियर फॉर पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, डू देयर ओन बिजनेस एंड देन शो देयर एबिलिटीज़. आई थिंक बहुत ब्यूरोक्रेसी, बहुत रेड टेप भी है अपने कंट्री में, राइट? There is still too much government in business, in not people's truly, lives में. People's lives, हाँ. ऐसा कहूँगा. Not truly
कैपिटलिस्टिक आई थिंक हमारे जो सोशलिस्ट रूट्स रहे हैं हाँ आई थिंक दे आर स्टिल हर्टिंग अस टू एन नहीं, एक्सटेंट. और 1991 तक देयर वाज टू मच गवर्नमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ Life. ह्यूमन लाइफ. True. तो वो अभी चल रहा है, उसको आसान तो हो गया है बहुत सारा, बट बहुत अभी बाकी है. Do CCP or as in Chinese, do they think India as a threat or they are like it's just something for the future but not now? Yeah. No, I don't think they look upon India as a threat, but they do keep 2-3 things in mind. One is that India is also an ancient civilization like China. China भी 5000 साल की हिस्ट्री है, इंडिया में भी 5000 साल की हिस्ट्री है. Two, they keep in mind that India is a big country in terms of area, in terms of population, and that Indian people are quite, they're intelligent, they are skilled. There is more to be done in terms of literacy वगैरह, उसमें कोई But potential wise. potential is there, and therefore they feel that in the future, if there's any other country who can challenge China in terms of power, in terms of size, in terms of economic growth, and geography as well, and geography, it can only be India. तो ये बात ज़रूरी है, ये बात ज़रूर है, उनको इनको ध्यान में है. future wise they are thinking ki, future wise, and of course USA is still there. USA is the number one power in the world today. but you are served on the ground. जो normal Chinese लोग हैं, how do they see us normal people? नहीं, बिल्कुल, I would say that ordinary Chinese people, उनके ध्यान में, मतलब उनके दिमाग में ये है 2-3 चीज़ें इंडिया के बारे में. एक तो जैसे मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि दे थिंक ऑफ इंडिया एज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि भाई इनकी हिस्ट्री भी है और इनकी सिविलाइजेशन भी है. और वो इसलिए क्योंकि बुद्धिज़्म हिंदुस्तान से चीन गया था और चीन में उसके काफ़ी, आज भी काफ़ी पकड़ है. तो एक तो वो पॉइंट है कि भाई इंडिया भी हमारे जैसे, चीन जैसे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उसकी हिस्ट्री है, उसकी लर्निंग भी थी, उसकी रिलीजन भी थी, फिलॉसफी भी है, वगैरह वगैरह. दूसरा कि हाल ही में इंडिया ने सॉफ्टवेयर में बड़ा काम किया है और नाम बनाया है कि भाई चाइना हैज़ बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडिया. हाँ. तो ये एक उनके जहन में होता है, उनके दिमाग में होता है कि भाई ये इंडिया ने ऐसा किया था. एक और मैं आपको बताऊंगा कि 1998 में जब वाजपेयी सरकार थी और जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में, तो चाइना के लोगों को एकदम पता चला कि भाई इंडिया की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे जा चुकी है कि वो एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर सकते हैं. तो ये उनको पता नहीं था, लेकिन वो पता चल गया उस वक्त. अच्छा. तो ये सब अगर ध्यान में वो रखते हैं तो उनको ये समझ है कि भाई इंडिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री विच इज़ डूइंग वेल, विच इज़ प्रोसीडिंग एंड प्रोग्रेसिंग वेल. May not be as far ahead as China, but definitely they have potential to catch up with us. तो ये I think सिर्फ उनके सरकार के दिमाग में नहीं, लेकिन ऑर्डिनरी और आम जनता के लोगों के दिमाग में भी है. Last 6-7 years से I have noticed कि Chinese have done a lot of interference हमारे domestic politics में, as in north east side को. जो भी वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, जो भी वहाँ पे अनरेस्ट हुआ है, नॉट एवरी ऑफ द 7 states बट मेजॉरिटी ऑफ देम, राइट? चाइना हैज प्लेड अ लॉट ऑफ पार्ट इन दैट. व्हाट्स देयर ऑब्जेक्टिव? नहीं, बात यह है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चाइनीज़ आर्म्स, स्मॉल आर्म्स, मतलब गन्स, राइफल्स वगैरह वगैरह, तो विच इज़ अवेलेबल इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हम इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स कहते हैं. True. उन्होंने वहाँ चाइना से या चाइनीज़ आर्म्स वगैरह ख़रीदे हैं और हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे भी उनको मिलते हैं. इसका बट आई थिंक वी हैव कंट्रोल ओवर द होल सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वी हैव, आई मीन, इतने सालों से सालों से बहुत इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट में भी काफ़ी ये हुआ है, यानी काम हुआ है.
और एक और चीज़ हुई है कि वहाँ के लोग दे हैव गॉट इंटीग्रेटेड मोर एंड मोर इनटू द रेस्ट ऑफ इंडिया. सो आप देखेंगे पूना में अगर आप गए किसी भी ब्यूटी पार्लर में गए तो वो मणिपुर और वहाँ के ही लेडीज़ होती हैं वो काम करते हुए. और भी जगह में आप रेस्टोरेंट्स में जाइए तो नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी छोटे लड़के लड़कियाँ वहाँ पे काम करने नज़र आती है. So they have got integrated more and also development is happening in Northeast India. Exactly, हाँ. तो मैं कहता हूँ मैं समझता हूँ कि यस ये पास्ट में हुआ है लेकिन अब इसका असर कम होते जा रहा है. अच्छा. एंड देर आर प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मणिपुर में प्रॉब्लम्स हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मणिपुर. तो वो प्रॉब्लम्स डोमेस्टिक हैं. तो उसको हल करने हैं ज़रूर हमको, लेकिन उसको टाइम लगेगा. और बाहर से इंटरफेरेंस कम होते जा रहा है क्योंकि हमने भी उसको कम कर दिया है. वी हैव स्टॉप्ड दीज आर्म्स फ्रॉम फ्लोइंग into India and Northeast India. Plus, so border is also very complicated. So border is complicated, especially with Myanmar. हाँ. वो porous border है जैसे बांग्लादेश साइड. हाँ, correct. Lot of jungles. Sundarban is also there in that area. Correct, so it's a hard terrain to work in, honestly, right? Terrain, yeah. Plus, I think, sir, Chinese are very naughty in that sense. You must have noticed. Around the world, wherever there is a civil war, these people fund both sides of the conflict, give arms to both sides. No, but that many other countries also. US also does that, right? But I didn't take any names. But that is true. That is true, though. So it is done by all these big arms. Countries which are big arms sellers. Except us, we don't do that. No, we don't do that because we have to take care of ourselves. I mean, we have to think of हम तो we have got a two-front situation. Two front which is now one front. One front actually. सिंदूर आपने देखा हुआ होगा कि इनकी ऑपरेशनल जो कोलैबोरेशन है और ऑपरेशनल यूनिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है. तो वी आर नाउ गॉट अ वन बिग फ्रंट अगेंस्ट अस, सो वी हैव टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स. What does Bhutan, or what kind of role Bhutan plays in terms of Doklam, the town, right? Obviously, as we talked about the chicken neck, and in terms of broader military situation there, Bhutan का क्या role है उसमें? Are they willing to play both sides or what are they doing? Yeah. No. Bhutan, you have to understand, and your listeners and viewers have to understand that Bhutan is very much a friend of India, very close to India, and it will continue to be a friend of India. And I'll tell you why. When Bhutanese look at their geography, they have China to the north, Tibet, which is part of China to the north, and India to the south. And Bhutanese are very certain and very clear that the threat to their own country's sovereignty, way of life, religion comes from their north, not from their south. That is true. तो ये वो बड़े साफ हैं, वो उनको समझ आती है, वो सही समझ है उनकी. तो इंडिया और भूटान के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत है. इसमें कोई ये नहीं है, यानी नो प्रॉब्लम्स देयर, नो डिबेट देयर, नो डिबेट, नो प्रॉब्लम्स, एंड दे विल कंटिन्यू लाइक दैट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. Obviously, Chinese want to influence Bhutan also. True. China wants to open an embassy in Bhutan, but the Bhutanese don't allow China. They also claim area there. They have some claims. They have some claims and so on, but that will continue to be worked between the Bhutanese and so on. Okay. But I think the big picture is that Bhutan is very much a very close friend of India. Of course, we have also to keep in mind कि भूटान छोटा होगा, लेकिन it is an independent sovereign country, so we have to give them their respect and their due and so on. So, आप जानते हैं, आप इंडिया के जो बाजू में जो देश हैं, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, म्यांमार भी हो, उनमें एक सवाल सबसे ऊपर उनके दिमाग में होता है. वो सवाल ये है, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? तो इसलिए ऑल दीज कंट्रीज यू विल सी दे ट्राई टू लुक एंड सर्च फॉर वेज इन विच दे कैन शो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि देखो हम भारत से अलग हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हम अलग आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी क्या है.
तो ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ देयर ओन नेशनल आइडेंटिटी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. So India has to be sensitive to it, not just the government, but ordinary Indians Ordinary have to be people as sensitive well. it is. We can't say नेपाली ये मेरे भाई है, हमारा ही देश है. अरे नहीं भाई, उनका अलग देश है और उनको वो आप रिस्पेक्ट दे दीजिए कि भाई ये अलग देश होने से भी वो हमारे यहाँ हमारे दरवाजे खुले होते हैं, आप आके नेपाली इतने काम You करते can हैं, come work, हाँ. लेकिन आप अलग लोग हैं, ये तो दर्जा उनको देना चाहिए, देना उनको चाहिए. रिस्पेक्ट देनी चाहिए. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है जो मैं Good point, आपके actually. ज़रिए आई वांट टू कन्वे टू पीपल ऑफ इंडिया कि सरकार को ये जानते हैं, लेकिन लोगों में जानकारी नहीं है. ये लोगों को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए. अच्छा. एवरी टाइम यू टेल अ नेपाली अरे आप हमारे ही हैं, वो हदरता है, वो और दूर जाते हैं, उसमें kind of, वो ऐसे कांपने लगता है लगता है, कि भाई हमारा देश है अलग से, इतने हज़ारों सालों से. तो ये थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए और ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे लोगों में. So sir, we have spoken about the East. In West, situation बहुत develop हो रही है, specifically in terms to Afghanistan and Pakistan, right? There is a lot of unrest. Pakistan के 3-4 regions में, specifically Balochistan में, right? There is a lot of separation movement is happening. Of course, Taliban or Tehrik-e-Taliban, I think it's called, they are also fueling that. How do you see the situation developing on the west side? So, you know, let me talk mainly about Pakistan, Okay. because I was stationed there as Yes. High Commissioner, Ambassador, and I follow Pakistan very closely. See, one of the problems that has happened in Pakistan is that, and I will compare it with India, but give me one Okay. minute to talk about Pakistan, Yeah. is that, you know, since the independence of Pakistan in 1947, they continue to be mainly a rural agricultural country. Okay. So those who own agricultural land, and there are so many families in Pakistan, maybe people say 200, 300, 400, whatever it is, they continue to wield power in Pakistan. And the others are not having, you know, too much power. Lot of say. But whether it's economic or political. So in India, on the other hand, what has happened is that there's been a lot of movement up the income scale, up the economic scale, up the social scale, and up the political scale also. So you have lots of people who may have had lower standards of living in the past who are now living much better. So बहुत सारे लोगों को वो हुआ है इंडिया में, वो पाकिस्तान में नहीं हुआ है. And that's why Pakistan continues to be a mainly rural agricultural country with a strong army. जब बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, Pakistan got only 18% of the land of British India, but they got 33% of the army of British India. Okay. तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से पहले से 1947 से बड़ी पावरफुल है और उन्होंने अपना रोल वहाँ पे पॉलिटिक्स में भी और मिलिट्री में भी. पठान भी सब वहाँ गए थे मोस्टली जो मिलिट्री में थे. बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे और मिलिट्री ट्रूप्स भी थे जिनको ब्रिटिश इंडिया वालों ने कहा था कि अब बंटवारा हो रहा है दोनों देशों का, तो आपको चॉइस है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. तो मेनली मुस्लिम जो सैनिक थे या जो मुस्लिम सिपाही थे या जो मुस्लिम ऑफिसर्स थे वो वहाँ चले गए. तो इसलिए ये हुआ कि पाकिस्तान वाज ओनली 19% ऑफ द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बट दे गॉट 33% ऑफ द आर्मी. सो आप समझ जाएंगे कि कितनी पावरफुल उनकी आर्मी है. वो आज तक वैसा ही है. That's all they have. And what has happened in just the last few months shows that any general, now field marshal, can control the Field country marshal. and he has brought it under his control. True. लेकिन कंट्रोल करने से जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो तो नहीं हल हो पाते हैं. नहीं, वाटर के प्रॉब्लम्स है, फूड के प्रॉब्लम्स है, तो ये हल नहीं होते. सो मिलिट्री इज़ नॉट गुड एट टैकलिंग दोज इश्यूज. यू हैव टू लीव इट टू सिविलियन लीडर, सिविलियन गवर्नमेंट. सो वो नहीं हो पा रहा है. तो इसलिए व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट पाकिस्तान टुडे इज़ $350 billion इकॉनमी. उनका जो पूरा जीडीपी है वो लगभग 350-370 बिलियन डॉलर का है. इंडिया का 4 ट्रिलियन क्रॉस करके चला गया आगे.
तो वी आर नाउ टुडे इन इकोनॉमिक साइज 10 times द साइज, मोर देन 10 times, 11 or 12 times द साइज ऑफ पाकिस्तान. तो वो फ़र्क आ गया है और इसलिए आई थिंक इंडिया इज़ डीलिंग विद पाकिस्तान विद मच मोर confidence and self-confidence than it used to do in the past. Do you think there will be a civil war in Pakistan in recent? देखिए, since I've lived in Pakistan, I can tell you कि already 75 साल हो गए हैं. Since 1947 से 75 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है. तो यही सिस्टम कंटिन्यू होते आ रहे हैं पाकिस्तान में और मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिससे इसमें बदलाव आ जाएगा. मुझे लगता है कि ऐसे ही कंटिन्यू वो करते जाएंगे. थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा, थोड़ा बहुत वॉर करेंगे, बट आर्मी विल कंटिन्यू टू बी इन चार्ज एंड आई डोंट सी मच चेंज हैपनिंग इन पाकिस्तान. अच्छा. सो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे बदलाव आ जाएगा पाकिस्तान में. बट सर आई थिंक in terms of that, Pakistan is very unique in a very wrong way. It's very unique because 45% of its population is living below poverty line. अगर वो सेम स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड अप्लाई करे जहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50% पॉवर्टी है, देयर इज ऑलवेज हैज बीन अ सिविल वॉर देयर. बट यू थिंक पाकिस्तान में तो भी नहीं होगा? पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आ रहा है. आई थिंक सोसाइटी में कुछ ऐसा है उनमें, सोसाइटी में कुछ होगा या कुछ ऐसा होगा, बट देयर इज़ नो, आई डोंट सी एनी अपराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल कि भाई हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होनी चाहिए. अच्छा. आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता. ठीक है, चलो. तो ये तो हमें पता है कि व्हाट द एलीट और द जो लीडरशिप है वहाँ पे वो सोचती है. जैसे मैं आपको चाइना के बारे में पूछा, जो पाकिस्तान के नॉर्मल लोग हैं, क्या उन जैसे बहुत फेमसली बोला जाता है, देयर इज़ अ फिल्म, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, बट वो बोलते कि उनके खून में ही नफरत है हमारे बारे में. डू यू थिंक दैट्स द केस या फिर उधर के लोग नॉर्मल है? देखिए, ऐसा है कि जो ऑर्डिनरी, जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो इस नफ़रत में ज़्यादा पड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको क्या है कि उनको ज़्यादा अपनी रोज़ी रोटी के बारे में सोचना. बांग्लादेश जैसे ही हर देश जैसा है. ये सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा ही है कि भाई कल की रोटी कहाँ से आएगी, ये थोड़ा सोच विचार करना ही पड़ेगा ना. तो पाकिस्तान में भी ऐसा है कि आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, आम लोग जो हैं, वो तो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन, रोज़ी कहाँ पे है, वर्क कहाँ पे मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं. इसलिए देश छोड़ के भी बहुत जाते हैं. बहुत पाकिस्तान जो भी जा सकते हैं वो जाते हैं. ये बात सही है. लेकिन मैं ये कहूँगा कि आम जनता में ज़्यादा इतनी हेट वगैरह नहीं है. जब जंग छेड़ती है तो फिर वो नेशनलिज्म तो हर कंट्री हर जगह पे आता है. हाँ. तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि द मिलिट्री इज़ इन चार्ज ऑफ द कंट्री. द मोमेंट द मिलिट्री इज़ नॉट इन चार्ज ऑफ द कंट्री, ऑर्डिनरी सिविलियंस, गवर्नमेंट्स विथ फुल पावर्स लाइक आवर सिविलियन गवर्नमेंट हैज़ फुल पावर्स, अगर आ गए तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, वो थोड़े बहुत आसान होने जाएंगे. करेक्ट. ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है. पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि द आर्मी इज़ इन चार्ज ऑफ दैट कंट्री. दैट इज़ द मेन. आई थिंक दैट्स वाई जो भी वहाँ पे कोई लीडर आते, जैसे इमरान खान वांटेड, not talking about his other politics, but Imran Khan wanted to normalize relations with India to an extent. Correct. And we know what happened afterwards. Correct, right? Absolutely. And no, and even today, मुझे लगता है कि जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर है, his main opponent is इमरान खान. जबकि वह जेल में है अभी, कल या परसों 17 साल की सज़ा उसको हुई है. But all that is to keep him quiet. Correct. And to keep him out of action. I think popular leader versus a person in power. I think it's that kind of a thing there, right? Correct. बिल्कुल वो चल रहा है वहाँ. चल रहा है. Sir, in terms of that, जैसे whenever Pakistan is mentioned, obviously Kashmir is also mentioned, right? But Kashmir mention होता है, but no one talks about the Kashmir which is occupied by China. Why do you think that's the case? No, I don't think, there is parts of the erstwhile state of Jammu and Kashmir, जो पहले 1947 से पहले जो था,
some part of it is under India's control, some part of it is under Pakistan's control, and there's a small amount which is under Siachen, under Chinese Chinese which is control. glacier mostly, but still. Not glacier, but there's a small part. Acha, towns as well, which is under China. It was ceded in 1963 when China and Pakistan arrived at their own border agreement. जब लड़ाई हिंदुस्तान और चीन के बीच में हो गई थी 62 साल में, सन 62 में, उसके तुरंत बाद अगले साल 63 साल में 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, और उस बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत उन्होंने थोड़े अपनी वो कश्मीर की ज़मीन चाइना को दे दी थी एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बॉर्डर यहाँ से जाती है। तो वो भी हम कहते हैं कि वो भी इंडिया का हिस्सा है। हम तो कहते हैं इंडिया का हिस्सा है, but we don't talk about it. No, but it is I mean we don't talk about it because it's a small area. मैं अक्साई चीन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है, वो तो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बट एक और है जो पाकिस्तान ने सीड किया था चाइना को। तो हम ज़्यादा बात नहीं इसलिए करते हैं क्योंकि वह छोटा हिस्सा है। मेन हिस्सा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर जो था अब कश्मीर स्टेट है। सर इन दैट केस दिस इज नॉट माई आर्गूमेंट, बट जो भी अपोजिशन है कंट्री में, राइट, वेन एवर ये टॉपिक होता है, सो दे क्लेम कि दिस गवर्नमेंट और country as an India country, we are afraid of going against China toe to toe. Is that the case? No, see, the case is as follows. हमने इस पे बात भी की थी कि at this point of time it is not in India's interest to sort out any border disputes militarily, because then our progress will be hampered, will be hindered. It fade away. So it will be hindered. I mean, कम हो जाएगा रेट वगैरह, और उससे क्या होता है कि लोगों की, आम जनता की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। And what do you think about जो हमने recently we have started for normalizing relations with तालिबान का जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में? नहीं, I think should you have done that? Sorry. देखिए, ऐसा है कि चाणक्य नीति में your neighbor's neighbor is your friend, ये बात है, तो उस हिसाब से वो थोड़ा चल रहा है आगे। बट आई डोंट थिंक वी हैव बिकम सो फ्रेंडली विथ तालिबान और अफगानिस्तान दैट वी विल sort of side with them, etc. But definitely we can just to counter maybe we can have a slightly better relationship with Afghanistan, just like we are having a slightly better relationship with China. But that doesn't mean that the differences between India and China are forgotten. बिल्कुल, आम जनता को लगता है कि भाई ये शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि हम सब कुछ भूल गए, गलवान भूल गए, ये भूल गए, 62 भूल गए। ऐसी बात नहीं है। हम कैसे भूल सकते हैं गलवान को? कैसे भूल सकते हैं जहाँ पे 20 हमारे जवान मरे थे? इवन काबुल एम्बेसी वाज बॉम्ब्ड, राइट? काबुल एम्बेसी वाज बॉम्ब्ड। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक मित्र था, कलीग हु डाइड इन दैट, वेंकटेश्वर राव नाम के, और हाल ही में हम दिल्ली गए थे क्योंकि उनकी जो बेटी है वो तो गुजर गए, बट उनकी वाइफ और बेटी की शादी थी। तो हमने कहा कि नहीं, इस वजह से, इसके लिए हम तो यहाँ पूना से दिल्ली जाना ही जाना है। और उनके बेटी की शादी हमने अभी अटेंड की थी, और हम दो हफ्ते पहले की बात है। ओके। तो वेंकटेश्वर राव जो है, जो वो और हमारे जो डिफेंस अटैचे थे, वो दोनों एक गाड़ी में इंडियन एम्बेसी के मेन गेट से अंदर आ रहे थे जब वो धमाका हुआ, और दोनों मर गए उसमें। तो ये असलियत है। सो इट इज़ नॉट दैट वी फॉरगेट इट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, यू हैव टू फैक्टर इट इन एंड देन डिसाइड कि बड़ी पॉलिसी क्या होगी आपकी उस देश के रिगार्डिंग। आई थिंक उसको अगर समराइज करें तो आई थिंक इट्स लाइक दिस, दैट देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स बट परमानेंट इंटरेस्ट, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके, आप ब्रिक्स का फ्यूचर कैसे देखते हो? देखिए, ब्रिक्स का फ्यूचर, अब ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है, और बहुत सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, वो उसमें शामिल हो गए हैं। ईरान भी आ गया है ब्रिक्स में। साउथ अफ्रीका पहले से था, और ब्राज़ील, इंडिया, चाइना तो थे ही थे, रशिया सॉरी, हाँ। सो ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो इंटरेस्ट हैं वो ब्रिक्स में से कुछ देशों के साथ है।
चाइना के साथ कम है लेकिन रशिया के साथ ज़्यादा है। तो हमको ये भी देखना है कि भाई ये इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ हमारी क्या स्थिति है, क्या संबंध है, और उस हिसाब से हमको ब्रिक्स में भी ले आना है। और ब्रिक्स का एक बड़ा मुद्दा आजकल जो प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के जो हैं वो हमेशा बात करते हैं कि ब्रिक्स वांट्स टू रिप्लेस यूएस डॉलर एज करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये तो मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल इट इज़ लाफेबल। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, आपके पास अगर कुछ सेविंग्स हो, आप उसको किस करेंसी में रखेंगे? यूएस डॉलर में रखेंगे या चाइनीज़ युआन में रखेंगे? यूएसडी में ही रखेंगे, सवाल ही नहीं है। तो मेरा मतलब है, कहने का मतलब है कि यूएस डॉलर आज भी हावी है। वॉट एवर अदर कंट्रीज़ में डू, थोड़ा बहुत वो ट्रेड अपने करेंसी में सेटल करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। 75 to 90% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉइसिंग डॉलर में होती है और सेटलमेंट डॉलर में होती है, और कोई करेंसी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अब आपने ही जब जवाब दिया था कि डॉलर में ट्रस्ट है, अब बाकियों में चाइनीज़ युआन हो या रशियन रूबल हो, कौन उसमें अपना पैसा रखेगा? ट्रू। So I think this is only it's not such a important, it's like a gimmick it's kind of just यानी ट्रम्प के दिमाग में आता है तो इसलिए वो कह जाते हैं। लेकिन इतना वो बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए तो नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। अच्छा। और बाकी देशों के लिए भी नहीं है। हम तो साफ हिंदुस्तान ने, इंडिया ने साफ, भारत ने साफ कहा है कि we don't intend to replace US dollar as major. So what is the point of that? No, it is a grouping of smaller countries which are not in the West. So it is a non-Western grouping of alliance countries. in a way. हाँ. Yeah, okay. It's not a military alliance. It's not alliance. हाँ, it's more an economic alliance. Correct. So हम अपने हित में जो भी होगा वो हम करेंगे। We will try to ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे, ज़्यादा हम एक साथ एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, ये बात है। करेक्ट। बट यू पर्सनली सेड दैट विच इज़ नॉट पॉपुलर टू से, बट यू आर सेइंग कि डिस्पाइट जो यूएस एंड इंडिया का हिस्ट्री रहा है फॉर एवर सिंस आवर इंडिपेंडेंस, राइट, तो इट हैज़ बिन सो अनइवन कि देयर इज़ अ कॉमन फीलिंग इवन बिफोर ट्रम्प, राइट, इवन बिफोर ट्रम्प people in India mention US and also a lot of other countries as kind of snakes, right? You can't really trust them as you could trust. I mean, आपने बोला कि किसी को भी पूरा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, but you can't ever trust America fully, right? But you still say कि जो फ्यूचर है उसमें we have to come together, we have to trust each other. मैं कहता हूँ, expand on that. Yeah, I'll expand on it. देखिए, ऐसा है कि there are three major countries in the world today. If you look at the globe, it is China, US or India. Yes, Russia is there, Europe is there. वो भी महत्वपूर्ण है। Europe is too fragmented. But these are the three major players in the world. अच्छा। अब इसमें ऐसा है कि there is one country of these two with which we share values of democracy, values of pluralism, and that is America. So US also shares those values with us. So do we have the same values as with China? Answer is big, NO, बड़ा N और बड़ा O, NO है। True. उनकी values जो है, उनकी basics जो है, वो हमारे बिल्कुल opposite है। वो one party state हैं, elections नहीं होते हैं, homogeneous लोग हैं, हमारे बिल्कुल अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग very diverse, religious है, अलग अलग ये है वो है। तो we are got exactly opposite to China, and therefore we don't have the same values as China. And when you share values, you also have some common interests. तो इसलिए मैं जो देखता हूँ, ये एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ की बात नहीं है। Too small of a term. आई एम लुकिंग एट as a social scientist now, आई एम लुकिंग एट लॉन्ग टर्म ट्रेंड कि लॉन्ग टर्म अगले 25, 30, 40, 50 साल में क्या हो सकता है। सिर्फ ये हो सकता है कि ऑफ दिस थ्री मेजर पावर्स, इंडिया एंड यूएसए विल, बिकॉज दे शेयर वैल्यूज, बिकॉज दे हैव शेयर कॉमन इंटरेस्ट, दे विल कम टुगेदर, they will work together, they will have a strong partnership together, strategic partnership कहिए, जो भी कहेंगे, and the objective will be to balance the world, to balance the growing Chinese power.
so that the world remains sort of multipolar world. तो ये मैं समझता हूँ और देखता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ. और इससे कोई एक प्रेसिडेंट या यानी अमेरिका में एक प्रेसिडेंट या हिंदुस्तान और भारत में एक प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ विजन कि अगले 50 साल में क्या हो सकता है. सिर्फ ये हो सकता है. आप मुझे बताइए, डू यू विजुअलाइज इंडिया एंड चाइना कमिंग टुगेदर? नॉट रियली, बिकॉज आई विल टेल यू माई ओपिनियन, राइट. जी. मैंने देखा है what US have done over the last 100 years or even more than that. If US is number one in something, जो भी second and third है, they make sure कि वो दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई हो. So I feel कि अगर US, आपने बोला economically speaking, but if you have to talk economically but also militarily speaking, बिल्कुल. I think US is still far ahead than China. Correct, absolutely. But then there comes China, then there comes India, right? Correct. So I think as of now, right now, it's in their favor to make sure कि both of us fight each other rather than getting together, which is why they did not like when we came together 2-3 months ago. हाँ, in Tianjin. ऐसा. So हाँ, CM correct. की meeting SAC में. के लिए, ICC के लिए, correct. So I feel कि United States always look out for their own interests, Of course. and they're one of the countries कि जो they are so willing to do that they don't have that morality, or as we say like Vasudhaiva Kutumbakam वाला जो अपना philosophy है, बिल्कुल. they don't have that. They will do whatever it takes, right? Sure. Even if it means funding wars, killing millions of people via funding proxies, which is why they use Pakistan as well, because it's such a great playground. बिल्कुल. It gives them access to China, Afghanistan, India, and of course Russia if it ever बिल्कुल. comes to that, right? So इसलिए मेरे को डाउट लगा. Yeah, आपने no, जो चीज़ इसलिए मैं ये कहता हूँ कि you don't have to trust China, you don't have to trust USA also. You don't have to trust anyone else. You don't have to trust Russia or Europe or anything. But between nations, between nation states, between countries, you have to be able to work together and ensure that what you have agreed to will be implemented. So you don't have to trust, but you have to verify that they will do what you have agreed to do with them. So therefore, ऐसा है कि India must also build up its own strength, its own power, own economic, military, technological, scientific, educational power, so that you can deal with strength with both China and USA. US. But in this kind of world which is developing, I see India and USA working together because we share values. Eventually. Well, we are working together even today. I mean, जो भी immigration पे या जो भी बाकी H1B वगैरह, वो तो एक It's तरफ small news though. There's still a lot which is happening together between USA and India. अच्छा. So I don't see anything else but this possibility in the future. Okay. I mentioned Vasudhaiva Kutumbakam वाला जो हमारा पॉलिसी है, world is our family, or world is one family rather, right? Yeah. ये PR wise it's such a good sound kind of a thing, right? But in practicality, I feel that is really naive, and I'll explain why, right? कि जैसे टर्की में earthquake आए थे, right? We were one of the first countries, Correct. even though they are very far from us, right? Correct. And we don't share a lot of things with them anyway. But हमने उनको help किया. And that's just one example. We have helped in Afghanistan, Sri Lanka. हमारे neighbors को तो हम करते हैं, but also around the world, right? बिल्कुल. But it has to be a two-way streets. What we saw in Operation Sindoor, Turkey helped Pakistan. I think there was let's not get into conspiracy stuff, right? But Turkey is a big supporter of Pakistan, right? Among other countries as well. So do you really think this is something we should pursue? नहीं, देखिए, when we say वसुधैव कुटुम्बकम, point is that obviously हम अपने हित के बारे में पहला सोचेंगे. इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ये शक ही नहीं है. Every country, every individual first thinks of himself, but then you also think of others. मैं एक उदाहरण देता हूँ. वैक्सीन, जब हमने वैक्सीन इंडिया में किया था, इवन डिस्पाइट लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट कि भाई आप हमारे लोगों को पहले वैक्सीन लगा दीजिए, वी शेयर्ड द वैक्सीन विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग स्मॉल कंट्रीज, एंड दे रिमेंबर इट टुडे टिल टुडे. छोटे छोटे अफ्रीकन देशों में, छोटे छोटे लैटिन अमेरिकन देशों में, कैरिबियन के जो देश है जो क्रिकेट खेलते हैं, आप वहाँ पे जाइए और पूछिए लोगों को कि भाई आपको वैक्सीन मिला था. ये सेड हाँ, लेकिन सिर्फ इंडिया से आया, ना यूएस से आया, ना चाइना से आया, ना रशिया से आया, ना यूरोप से आया, लेकिन इंडिया से ज़रूर कुछ आए थे और वो हमने इस्तेमाल कर लिया.
सो वसुधैव कुटुंबकम का ये मतलब है कि जो हम हमारे बारे में पहले सोचेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बाकियों का भी सोचेंगे, बाकियों के हित के बारे में भी सोचेंगे और उसको बढ़ावा कैसे देंगे वो भी सोचेंगे. तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ समथिंग विच इज़ इनबिल्ट इन इंडियन फिलॉसफी, हिस्ट्री वगैरह, कल्चर. तो इससे हटके जाना बहुत मुश्किल होगा हम लोगों के लिए. अच्छा, मतलब हमारे रगों में ही हो, रगों में आपके ये है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे. ये बात नहीं है. खुद के बारे में ज़रूर सोचेंगे और पहले सोचेंगे, लेकिन जब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होगी, आप बाकियों से उसको बांटने में झिझक भी नहीं जाएंगे. वेरेज बाकी देश जो है वो झिझकते हैं. जैसे आपने कहा, यूएस विल नेवर शेयर विद एनीवन. दे विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर सिटीजन टू एन एक्सटेंट कि अबंडेंस रहेगा तो भी दे विल जैसे इवन लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे भी बिल्कुल दे कुड हैव हेल्प्ड अस, बट दे होल्डेड दैट एड. बिल्कुल. मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ. देखिए, जब यूक्रेन में ये लड़ाई शुरू हो गई तो हमारे विद्यार्थी वहाँ पे थे, बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पे स्टडिंग जो कर रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ और भी देशों के लोग थे. बांग्लादेश से थे, श्रीलंका से थे. तो हमने जब हमारे लोगों को निकाल लिया वहाँ से, यूक्रेन से, वो पोलैंड के थ्रू, आपको याद होगा, पोलैंड के थ्रू, हंगरी के थ्रू हमारे लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो वापस आ गए थे. उनके साथ साथ कुछ श्रीलंकन भी आ गए, कुछ बांग्लादेश के लोग भी आ गए, और हमारे जहाज़ों ने, हवाई जहाज़ हो या शिप्स, वो उनको भी हम ले आए वापस. तो उनको भारत, दिल्ली वापस ले के फिर वहाँ आगे चले गए अपने देशों. सो वी डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट. वी से कि हम हमारे लोग हम निकाल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप आना चाहेंगे तो आपको ही ले जाएंगे. तो ये मतलब है वसुधैव कुटुंबकम. सर दैट आई डोंट, और ये हमारे रगों में है. रगों में, हाँ. आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में. सर आई डोंट डिसएग्री, ये हमारी कल्चर है 5000 साल की. हाँ, करेक्ट. सर आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट इन प्रैक्टिकलिटी, राइट, जैसे मैं आपको टर्की का एग्जांपल दिया, राइट, नेक्स्ट टाइम समथिंग लाइक दैट हैपेंस, राइट, दे हैव एक्टिवली मेड श्योर कि हमको हार्म हो बाय सपोर्टिंग अनदर कंट्री, बट दे हैव डन दैट. एंड जो बाकी कंट्रीज में से आपने, जैसे हाँ बांग्लादेश की बात चालू थी, वी हैव ऑल्सो एडेड देम अ लॉट, श्रीलंका एज वेल, राइट, बट दे हैवंट ऑलवेज रिटर्न द फेवर्स. इसलिए मैं बोला कि प्रैक्टिकलिटी में do you think it is something that we should continue or we should be selective? Yeah. No, I think, those who are working against us or openly working against us, they will then, they will fall into a different category. Okay. So, आपने जो टर्की का उदाहरण दिया था, वो बात तो सही है आपकी. ऑप सिंदूर में जो भी ड्रोन्स वगैरह थे वो सब टर्किश ओरिजिन के थे, कुछ चाइनीज़ ओरिजिन के थे, लेकिन टर्किश में भी थे. तो इसमें कोई शक ही नहीं है. सो वी विल फैक्टर दैट इन व्हेन वी डील विद टर्की और हैव अ रिलेशनशिप विद टर्की. उनके साथ जो बर्ताव होगा वो उसको यानी उसको फैक्टर इन हम करेंगे. तो उसमें कोई शक नहीं है. सो इट्स नॉट एब्सोल्यूट. It's not absolute. Or it shouldn't be absolute. No, it's not absolute. It is. We will help those countries which want our help and which need our help, and also which help us in return. Okay. That's about it. So, you have any questions for me? No, nothing. I'm very happy to have done this. I hope your podcast grows from strength to strength. Yes, sir. Thank you so much. ये wish मैं ज़रूर करूँगा और all the best to you. Yes, sir. Thank you so much for coming. Yes.